हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने NIOS का कोर्स लेकर 506 यूनिट नंबर 8, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। क्या मेरे बच्चे की विशेष ज़रूरतें हैं? एक प्रश्न है या जिसे यह हर बड़े बच्चों के अधिकांश माता पिता पूछते हैं। एक शिक्षक ही पहला व्यक्ति होगा जिसके पास दुखी माता पिता जाते हैं। पहले शिक्षक ही जानता है कि कौन से बच्चे विशेष ज़रूरत वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं CWSN को। इसको समझने के क्रम में हमें विभिन्न विशेषणों या शब्दों को अवश्य जानना चाहिए जो अक्सर वर्णित होते हैं। पहला वर्ड है हमारा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। इम्पेयरमेंट को हिंदी में बोलते हैं बाधिता, डिसेबिलिटी को अशक्तता और हैंडीकैप मतलब विकलांगता। इन तीन शब्दों को हम पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, इम्पेयरमेंट इज एनी स्ट्रक्चरल लॉस, डिसेबिलिटी इज अ फंक्शन इनकैपेबिलिटी एंड हैंडीकैप सोशल डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन, यानी कि बाधिता कोई संरचनात्मक क्षति है, अशक्तता कार्यात्मक अक्षमता है एवं विकलांगता एक व्यक्ति द्वारा अनुभूत किया गया एक सामाजिक सहायता है। ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, इसको अच्छे से पॉइंट पे याद कर लीजिएगा। ये तीनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, यानी कि संज्ञानात्मक अशक्तता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल में संज्ञानात्मक अशक्तता, मानसिक मंदन, मानसिक विकलांगता जैसे पुराने शब्दों को हटाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। शब्दावली में परिवर्तन विकलांगता या अशक्तता जैसे शब्दों से संबंध कलंक या वर्गीकरण के प्रभाव को हटाने के लिए किया गया है, ताकि कोई किसी को विकलांग, मानसिक मंदन ना कहे। एक मानसिक बाधित बच्चे का IQ औसत IQ की अपेक्षा कम भी होता है। उनमें से कुछ एक सामान्य बच्चे की कक्षा में भी प्रशिक्षित हो सकता है तथा उसे स्वयं एवं राष्ट्र के लिए लाभप्रद बना सकता है। कि जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा कि IQ जो है बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा वो होगा। अब हम बात करते हैं IQ की, आपके पेपर में पूछ लिया जाता है बार बार। सबसे पहला है हमारे पास कम मानसिक मंदता की IQ क्या होगी, 50 से 75 होगी। साधारण मानसिक मंदता वाले बच्चे 35 से 49 होगा। गंभीर मानसिक मंदता 20 से 34 होगा। और गूढ़ मतलब प्रोफाउंड मानसिक मंदता वालों का IQ 20 से कम होगा। ये पेपर में आपसे बार बार पूछ लेते हैं, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये थी हमारी संज्ञानात्मक अशक्तता तथा मानसिक मंदन का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सबसे मेन है ये इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशन। इसके अंदर क्या आती है, 4 बीमारियां आती है, रुबेला, सिफिलिस, एन्सेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो इसके अंदर मैंने आपके लिए फोटो भी लगा रखी है। इसके अंदर सबसे पहला है ये रुबेला, सेकेंड है हमारा ये सिफिलिस, थर्ड है हमारा ये एन्सेफ्लाइटिस, और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट्स। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सीडेंट, एनॉक्सिया, बिफोर एंड आफ्टर बर्थ, ये कभी भी आपको हो सकता है। अब आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन के अंदर, फॉर एग्जांपल फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये रहा फ्रेंड्स आपका ये बेबी, देखिए मोस्ट बेबीज विद फिनाइलकीटोन्यूरिया अपीयर हेल्दी एट बर्थ। ये हेल्दी होते हैं बर्थ के टाइम पर। तो symptoms usually only develop due to complication that arise if the condition is not treated properly. If it is not treated, damage to the brain and nervous system can lead to क्या क्या बीमारी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है और बिहेवियरल डिफिकल्टीज हो सकती हैं इसके अंदर। अब आता है हमारे पास पेरेंटल इन्फ्लुएंस से 2 हो सकती हैं, हाइड्रोफेलस और माइक्रोसेफेलस। अब ये 2 बीमारियां होती हैं पेरेंटल इन्फ्लुएंस से। तो ये क्या है, देख लीजिए, ये है आपका हाइड्रोसेफेलस, जिसका सिर देखिए कितना बड़ा हो रखा है बच्चे का, राइट। और ये है आपका माइक्रोसेफेली, इसके अंदर भी जो आपका हेड का साइज है वो देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्रोमोसोनल एबनॉर्मलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम। ये हमने बहुत बार वर्ड सुना है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और ये देखिए ये रहा आपका डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं, स्मॉल हेड एट बर्थ, एबनॉर्मल ईयर्स होते हैं, फ्लैटेंड नोज एंड फेस, वाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड स्प्लांटिंग आइज। हैंड कैसे होते हैं, सीमियन क्रीज, शॉर्ट फिफ्थ फिंगर दैट कर्व्स इनवर्ड। ये छोटी वाली फिंगर जो है अंदर मुड़ती है। फुट का क्या है, वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकंड टोज, इंक्रीज्ड स्किन क्रीजेस।
नेक्स्ट आता है आपके सामने हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित बच्चे वे हैं जो अपने श्रवण को भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो ये आपका एक क्वेश्चन बना भी था एक बार कि भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते वो लोग, और न्यूनतम श्रवण बाधित वाले लोग ऊंचा सुनने वाले कहलाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति बधिर माना जाता है जब आवाज का स्तर 90 डेसिबल तक सुना जाता है। नेक्स्ट, बधिरता के मुख्य कारण है आनुवंशिक, दुर्घटना और बीमारी। एक मेन पॉइंट है कि बधिरता के सभी मामलों में लगभग 50% आनुवंशिक कारक होते हैं। गर्भवती मां द्वारा संचालित रुबेला या अन्य वायरल संक्रमण एक अजन्मे बच्चे को बहरा कर सकता है। तो ये था हमारा, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या था हमारे पास, 50% कैसे होते हैं, आनुवंशिक मामले होते हैं। ठीक है, बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की। एक बच्चे को वैधानिक रूप से अंधा तब कहा जाता है जब उसकी दृष्टि क्षमता या दृष्टि की तीव्रता 20/200 हो या सुधार के बाद भी बुरी हो, या दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री से कम हो। यह भी क्वेश्चन बन जाएगा सीधा आपको, 20/200 याद रखिएगा, और दृष्टि का क्षेत्र 20 डिग्री से कम हो, ये याद रखिएगा। दृष्टि बाधिता के मुख्य कारण, सबसे पहला कारण है विटामिन ए की कमी। दूसरा कारण गर्भावस्था के दौरान कुछ असामान्यताओं से उत्पन्न सहज मोतियाबिंद या वंशानुगत भी हो सकता है। तीसरा मेन कारण है ग्लूकोमा। आंख में क्या होता है, उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप रेटिना को नुकसान होता है। फोर्थ आपका मोतियाबिंद, जो प्राय उच्च आयु के अंदर ही देखा जाता है या होता है। तो ये थे आपके दृष्टि बाधिता के कारण। आपको एक इसके अंदर मेन याद रखना है, ग्लूकोमा और विटामिन ए की कमी के कारण। अब हम बात करते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, यानी कि गति प्रेरक बाध्यता वाले बच्चे विशेष जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में से एक हैं। ऐसे बच्चों एवं सामान्य बच्चों में उनके मनोवैज्ञानिक बनावट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। हमें दिखता ही नहीं कि हाँ भी इनमें कोई विकलांगता भी होगी या फिर कुछ इनका दिक्कत होगी। एक गति प्रेरक बाध्यता शरीर की एक स्थिति है जो बच्चे को विद्यालय में सामान्य प्रगति करने से रोकता है। जैसे हम बड़ों के अंदर भी होता है, मान लो हमारा शरीर ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स आर्थराइटिस, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल, जोड़ों में दर्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बीमारी सेरेब्रल पाल्सी, सीपी जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मस्तिष्क की परिपक्वता से पहले मस्तिष्क की गति क्षेत्रों के क्षति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके सबसे ज्यादा मामले जन्म से पहले या जन्म के दौरान होते हैं। तीसरा पॉइंट है स्पाइनल कोड इंजरी, यानी कि मेरू रज्जु चोट, जिसके परिणाम स्वरूप पैरालिसिस भी हो सकता है। सेरेब्रल ट्रोमा, यानी कि सिर की चोट तो किसी भी तरीके से लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है या फिर सर में कुछ भी हो सकता है, तो सेरेब्रल ट्रॉमा हो सकता है। फिफ्थ है आपका स्ट्रोक, यानी कि सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, CVA। इसके अंदर 3 मेन कॉजेज होते हैं इसके, थ्रोम्बोसिस, हेमरेज एंड एम्बोलिज्म। ये इसके 3 कारण है, ये अच्छे से आप याद रखिएगा। 6 पॉइंट आता है हमारे सामने लॉस ऑफ लिम्स और डिजिट्स, जिसको एम्पुटेशन और कॉन्जेनिटल भी कहते हैं, यानी कि अंगों की या उंगलियों की हानि, अंग छेदन या जन्मजात। ये किसी भी आघात के कारण हो सकता है, जैसे कोई विस्फोट हो गया, विच्छेद हो गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आपकी उंगलियों को और अंगों को नुकसान हो। 7th है आपका पार्किंसन डिजीज। ये प्रौढ़ वयस्कों की एक क्रमिक बीमारी है जिसके लक्षण है मांसपेशियों की दृढ़ता, गति संचालन में धीमापन, एक अद्वितीय प्रकार का कंपन, ट्रेमर, आपके हाथ जो है ना कांपते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए सिम्टम्स मैंने लगा रखे हैं इसके अंदर पार्किंसन डिजीज के, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, स्पीच चेंजेस, ट्रेमर, लॉस ऑफ स्मेल, ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी पार्किंसन डिजीज के अंदर। नेक्स्ट आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक क्रमिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लक्षण है फ्रेंड्स, ये फोटो के अंदर देखिए आप, विजन प्रॉब्लम है, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और एंजाइटी, नमनेस एंड टिंगलिंग, ब्लेडर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बोवल प्रॉब्लम्स हो सकती है, फेटीग, मोबिलिटी प्रॉब्लम्स, स्पीच एंड स्वेलोइंग डिफिकल्टीज, फेटीग होगा। ये थे आपके सारे के सारे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, यानी कि मांसपेशीय कुपोषण। ये एक आनुवंशिक बीमारियों का एक समूह है जिसके कारण क्रमिक मांसपेशियां कमजोरी, चलने में परेशानियां होती है। देखिए बच्चे का शरीर देखिए किस तरीके से हो रखा है। ठीक है, के अंदर इसके शोल्डर्स एंड आर्म्स आर हेल्ड और बैक ऑकवर्डली व्हेन वॉकिंग, बेली स्टिक्स,
आउट ड्यू टू वीक बेली मसल्स, थिन एंड वीक टाइट्स। ये देखिए, आप इसका पूरी के पूरी शरीर को ध्यान से देखिए, इसके सिम्टम्स को पढ़िए कि किस तरीके से इसके हाथ पैर हैं। ठीक है, अब इसका एक और फोटो मैंने लगा रखा है, हर एक अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से ये बच्चा क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। ठीक है, जो व्हील चेयर में बच्चा बैठा है, इसकी टांगे देखिए, हाथ देखिए, ये पूरी बीमारी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। ये आप लोगों को अच्छे से याद ही होंगी सारे के सारे, फिर भी रिवीजन कर लीजिए। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी विद रीडिंग। सेकेंड हमारा डिसकैलकुलिया, डिफिकल्टी विद मैथ्स। डिसग्राफिया, डिफिकल्टी विद राइटिंग। फोर्थ है आपका डिस्प्रैक्सिया, डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स। डिस्फेजिया या फिर एफेजिया, डिफिकल्टी विद लैंग्वेज। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी कि डिफिकल्टी हियरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड्स। ये सारे के सारे आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। इस वाली यूनिट में आपने सारी की सारी बीमारियों को देखा। आज की यूनिट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसी तरीके से मैं आपके लिए NIOS के ब्लॉग्स लाती रहूँगी, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पेपर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।